हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन पढ़ेंगे। देखिए विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी हमें दो पदार्थ दिया रहेगा और उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। विलयन में मुख्यतः दो भाग होते हैं जिसे विलेय और विलायक कहते हैं। देखिए विलयन में विलायक जो होता है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक गिलास में पानी ले लें और चीनी ले लें, तो यहाँ जो पानी होगा हमारा विलायक होगा, क्योंकि विलायक जो होता है वो घोलने का काम करता है। ठीक है। और जो पानी और चीनी मिल के जो विलयन प्राप्त होगा वो हमारा विलयन कहलाएगा। ठीक है। देख इसमें लिखा गया है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही होगा। ठीक है। जैसा हमारा विलायक होगा वैसे ही विलयन होगा। जैसे कि पानी और चीनी की बात करें, तो जो पानी और चीनी का विलयन प्राप्त होगा, अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही विलयन हमारा होगा। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा। हमारा सपना है क्लास 12th में केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 प्राप्त करना। ठीक है। इसके लिए हम अभी से ही आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर विलयन है। विलयन को आज हम एक फ्लो में ख़त्म करेंगे। उसके बाद डिटेल में एक एक हेडिंग में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाके आप बिना समस्या के वीडियो को देख सकते हैं। देखिए विलयन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन, तीसरा है गैस विलयन। ठीक है। विलयन के प्रकार देखें तो यहाँ है विलयन का प्रकार, विलायक है, विलेय है, उदाहरण है। जैसे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको अपनी नोट्स तैयार करनी होगी, क्योंकि पेपर के टाइम आपको समझ नहीं मिलेगा कौन सी चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको अभी से ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा, उन्हें आप रटते जाइए। हालांकि अभी हम लोग के पास बहुत समय है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी पढ़े तुरंत याद करते हुए चलें। ठीक है। विलयन के प्रकार है ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंदर 3 विलयन आते हैं। ठोस का विलयन होगा। ठीक है। विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा। तो इसका विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? ठोस विलयन प्राप्त होगा। बात करें इसके उदाहरण की, तो एयू में सीयू का मिश्रण। ठीक है। यानी सोना में कापर का मिश्रण, कैसा मिश्रण होता है? ठोस मिश्रण ही होता है, ठोस विलयन प्राप्त होता है। अब बात करें ठोस और द्रव। अगर हमारा विलायक ठोस है और विलेय भले ही द्रव है, लेकिन विलयन हमारा ठोस ही प्राप्त होगा, क्योंकि विलायक यहाँ ठोस है। क्योंकि विलयन की जो अवस्था, भौतिक अवस्था होती है, वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ना कि विलेय की भौतिक अवस्था पर। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम में Hg का मिश्रण, सोडियम में पारे का मिश्रण कैसा विलयन होता है? ठोस विलयन होता है। बात करें अगले की, तो ठोस में गैस का मिश्रण। ठोस विलायक है, भले ही विलेय गैस है, लेकिन विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? ठोस प्राप्त होगा। जैसे Pt में H2 का मिश्रण। बात करते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन में दिया गया है द्रव में ठोस का मिश्रण। द्रव हमारा विलायक है, भले ही ठोस है, लेकिन हमारा विलयन कैसा प्राप्त होगा? द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। जैसे अभी आपको बताया H2O में शक्कर का मिश्रण, आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। H2O यानी पानी में शक्कर का मिश्रण करेंगे तो हमारा द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। द्रव में द्रव का मिश्रण, ये तो द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। क्यों? पानी में शराब का मिश्रण, आप देखे होंगे कि शराब में अगर पानी डाल दें या फिर पानी में शराब डाल दें तो मिश्रण हमारा द्रव विलयन ही प्राप्त होता है। बात करें इसके अगले की, तो यहाँ दिया गया है द्रव में गैस का मिश्रण। अब यहाँ विलायक क्या है? हमारा द्रव है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ये मेन पॉइंट है, इसी से पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। द्रव विलायक है, विलेय गैस है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 का मिश्रण, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें CO2 का मिश्रण होता है। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसे विलेय और विलायक कहते हैं। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही होगा। ठीक है। इसके बाद करें वर्गीकरण की, तो क्लासिफिकेशन इसका क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। देखिए फ्रेंड्स, हमें दिया गया है गैस विलयन। अब यहाँ देखिए विलायक हमारा गैस है। जो विलेय है भले वो ठोस द्रव गैस हो, लेकिन विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? गैस विलयन प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि हमारा विलायक क्या है? गैस अवस्था में है। क्योंकि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर ही निर्भर करती है। गैस है। गैस में ठोस का मिश्रण देखें तो N2 में कपूर का मिश्रण, यानी नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण कैसा प्राप्त होता है? गैस विलयन ही प्राप्त होता है। बात करें गैस में द्रव की, N2 में क्लोरोफॉर्म CHCl3 का मिश्रण। आगे देखें तो हमारा दिया गया है गैस में गैस का मिश्रण, यानी नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिश्रण हमारा गैस विलयन ही प्राप्त होगा। देखिए दिया गया है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है।
ठीक है, विलयन की सांद्रता। अब देखते हैं, इसमें दो भाग बनाए गए हैं, आयतन संबंधित ताप पर निर्भर और द्रव्यमान संबंधित ताप पर निर्भर नहीं। मतलब कि आयतन आयतन संबंधित जो होगा वो ताप पर निर्भर करेगा, और जो द्रव्यमान संबंधित होगा उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम में एज टू इज ऐसे ही पूछ ली जाती हैं, जैसे इसमें दिया गया है सेम ऐसे ही आपको लिखना है, नंबर आपको भर भर के मिलेंगे। देखिए, इसमें अंतर करने के लिए दिया गया है V/V% यानी कि आयतन बटा आयतन परसेंट यानी आयतन प्रतिशतता। ये क्या है, आयतन पर निर्भर है यानी ये ताप पर निर्भर करेगा। बात करें इसके वेट बाय वेट परसेंटेज की, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन आयतन आ गया यानी आयतन संबंधित है, ये ताप पर निर्भर करेगा। और दिया गया है मोललता। मोललता मोललता जो है वो द्रव्यमान पर संबंधित है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। मोलरता, देखिए मोलरता और मोललता अलग अलग हैं। यहाँ मोललता है, यहाँ मोलरता है। ये मोलैरिटी होती है और ये मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और जो मोलरता होती है वो आयतन पर निर्भर करती है। मोल अंश या मोल प्रभाज ये द्रव्यमान संबंधित है, इसलिए इस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मलता जो है ये आयतन संबंधित है, हालांकि ये नॉर्मलता हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। नॉर्मलता जो है वो आयतन संबंधित है, इसलिए ये ताप पर निर्भर करेगा। ppm पार्ट पर मिलियन। बात करते हैं एक एक की। दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसकी नोट्स, जैसे ये नोट्स है वैसे ही आपको बनानी है। देखिए, आपको रटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेट बाय वेट परसेंटेज, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दिया गया है 30% वेट बाय वेट। यहाँ कोष्टक में लिखा है वेट बाय वेट, अगर W/W लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये भार अनुसार द्रव्यमान अनुसार दिया गया है। यानी 30% वेट बाय वेट का मतलब होता है 30 ग्राम बटे 100 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है, 30 ग्राम विलेय पदार्थ 30 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है 100 ग्राम विलयन में, यानी 30 ग्राम विलेय पदार्थ जो है वो 100 ग्राम विलयन में घुला है। बात करते हैं इसके अगले की, तो यहाँ दिया गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पहले द्रव्यमान फिर आयतन प्रतिशतता, यानी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसके फार्मूले की बात करें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए, इसका मैं फार्मूला आपको एक PDF के तौर पे प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको समय देना होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए आपको सभी चीज़ें 100% समझ में आएंगी। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो दिया गया है 30% वेट बाय वॉल्यूम या द्रव्यमान आयतन परसेंटेज 30 ग्राम बटे 100 ml। 100 ml क्यों दिया गया है, क्योंकि ये आयतन में है, यानी हमारा इसका मतलब हो जाएगा 30 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। 30 ग्राम जो विलेय पदार्थ है, यहाँ वेट है 30 ग्राम, विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। देखिए, बात करते हैं आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पदार्थ का वह आयतन जो 100 ml विलयन में घुला है आयतन प्रतिशतता कहलाता है। पदार्थ का वह आयतन जो 100 ml विलयन में घुला है आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, यानी कि 30 ml अपान 100 ml वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, आप इसके मतलब पे जाइए। यहाँ 30 ml विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, बात करते हैं मोललता पर। मोललता, मोललता स्मॉल m प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी कि अगर हम 1 किलो विलायक लेते हैं, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उसमें जो उपस्थित होगा विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता क्या है, देखिए मोललता जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मोललता जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए इसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, मोललता m डैश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा, वो भी kg में। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा kg में, इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर kg। इसका फार्मूला होगा m डैश बराबर N/W इन kg, यानी जो वेट है वो kg में होगा। n क्या है, मात्रा बटे अणुभार,
यन क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अनुभार W/m। फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। बिना फार्मूला रटे आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए m डैश बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ से W/m इंटू कैपिटल W। ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W। ये केजी में है और ये ग्राम में है। अगर हमें इसे ग्राम में बदलना पड़ेगा, अगर हमें इसे ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये 1000 जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा m डैश बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू कैपिटल W। यही हमारा मोलैलिटी का बेसिक फार्मूला हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं विलेय के लक्षण या विशेषताएं। विलयन के लक्षण और विशेषताएं क्या होती हैं। विलयन के निम्नलिखित सामान्य लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है विलयन समान एवं पारदर्शक होता है। विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन कंपोजिशन नहीं होता है। विलयन में उसके अवयवी पदार्थों के गुण जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि विद्यमान रहते हैं। विलयन बनाने में आयतन में वृद्धि नहीं होती है। विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, उसे वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। विलयन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यही इसके लक्षण और विशेषताएं होती हैं। अगर हम इसके विलयन जो है इसके इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो यह होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखिए बात करते हैं इसके तनु विलयन या सांद्र विलयन की। डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तथा जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि इसमें हमारा विलायक बहुत ज़्यादा रहेगा और विलयन बहुत कम रहेगा, तनु विलयन कहलाएगा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तथा जिस विलयन में विलेय की मात्रा जो विलेय होगा वो हमारा बहुत अधिक होगा, विलायक जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, वहाँ सांद्र विलयन होगा, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। बात करते हैं इसके संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर जल के एक निश्चित आयतन में शक्कर की थोड़ी मात्रा घोली जाए तो शक्कर पानी में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में शक्कर को जल में डालकर हिलाते रहने पर शक्कर धीरे धीरे घुलती जाती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि शक्कर का घुलना बंद हो जाता है और ठोस शक्कर विलयन के नीचे एकत्रित हो जाती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अतः जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में और अधिक विलयन न घुल सकता हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी विलयन की वह अवस्था जिस पर अगर हम विलेय को विलयन में और डालें तो वो ना घुले, वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। उसी अवस्था में जब तक वो घुल सके उसकी जहाँ तक लिमिट है, लिमिट पर पहुँचने तक ये संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन क्या होता है। किसी ताप पर वह विलयन जिनमें विलेय को और अधिक मात्रा में घोला जा सके और उस ताप पर उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि अगर ताप हमारा वही है लेकिन उसमें विलेय जो हमारा विलेय है उसे विलयन में अधिक घोला जा सके, वो हमारा असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ यदि विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाबर साल्ट के क्रिस्टल Na2SO4.10H2O को सावधानी पूर्वक गर्म करने पर ग्लाबर साल्ट अपने क्रिस्टलन जल में विलय होकर अति संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी विलयन होता है क्योंकि उसमें विलेय का क्रिस्टल डालने पर अथवा उसे तेजी से हिलाने पर संतृप्त विलयन में बदल जाता है। देखिए अगर आप दूसरे वीडियो पर जाते हैं तो आप खुद ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज़ों को कम पढ़ाते हैं और उसमें बेफालतू की बातों को ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये चैनल ऐसा नहीं है। आपको एकदम जो भी कंटेंट हमने अपलोड किया है उसमें एकदम कंटेंट पे ही बात की जाती है, अदर चैनल्स के जैसे किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं। इसलिए वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियोस को शेयर करते हैं तो आपकी भी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, पहले उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं कि राउल्ट का नियम होता क्या है। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम
राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए राउल्ट का नियम समझने के लिए सबसे पहले हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा। वाष्प दाब क्या होता है? साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? ताप होता है जो वाष्प दाब को बढ़ा देता है। ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये ग्राफ देख सकते हैं, ये वाष्प दाब है, ये ताप है। जैसे ही ताप यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाष्प दाब भी हमारा उसी के अनुसार इंक्रीज होता चला जाएगा। ये 0 था, उसके बाद जब हमने ताप को बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर भी साथ ही साथ बढ़ गया। वाष्प दाब, क्योंकि राउल्ट के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, वाष्प दाब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखिए राउल्ट का नियम समझने के लिए हमें पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती क्या है। पदार्थ समझते हैं। पदार्थ के 2 भाग होते हैं, वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील। वाष्पशील यानी वाष्प दाब जो होगा हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इसमें वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा। और अवाष्पशील क्या होता है? वाष्प दाब हमारा एकदम 0 होगा। देखिए इस द्रव विलयन में वाष्प दाब की गणना, अगर हम द्रव में द्रव को मिलाते हैं और उससे जो विलयन प्राप्त होता है तो उसमें वाष्प दाब क्या होगा उसकी गणना कैसे करेंगे। विलायक है ए, द्रव है, वाष्पशील है, इसका इसको जब गर्म करेंगे तो ये जो पी नॉट ए है, यहाँ देखिए शुद्ध ए का वाष्प दाब जो है वो पी नॉट ए है। और ये विलेय है बी है, ये भी द्रव है, ये भी वाष्पशील है। जो इसका वाष्प दाब है ये शुद्ध बी का वाष्प दाब पी नॉट बी है। ये जो पी नॉट बी है ये शुद्ध बी का वाष्प दाब है। और जो विलयन बना, यहाँ से पी ए निकल रहा है और यहाँ से पी बी, ये ए का आंशिक दाब है और बी का आंशिक दाब। अब देखिए हम राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब यानी कि पी ए और उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है? वही चाई ए। देखिए मोल अंश क्या होता है? मोल अंश की बात करें तो देखिए जो भी चीज़ें रास्ते में पढ़ रही हैं, अगर उन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो पहले देखते हैं मोल अंश या मोल प्रभास क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल और उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ के कुल मोल के अनुपात को उस पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। माना कोई विलयन ए, बी तथा सी 3 पदार्थों का मिश्रण है जिनके मोल क्रमशः यन ए, यन बी तथा यन सी हो, तो ए का मोल अंश क्या होगा? ए के मोल अंश की बात करें तो चाई ए बराबर यन ए अपान यन ए प्लस एन बी प्लस एन ए सी। यानी कि यहाँ कहा गया है किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल के अनुपात को उस पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यही हमारा ए का मोल अंश है। अब बी का मोल अंश निकालना है, यानी एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और सी का मोल अंश निकालना है, यानी चाई सी बराबर एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। देखिए अब राउल्ट का नियम दिया गया है ए का आंशिक दाब यानी पी ए जो प्रोपोर्शनल टू है वो चाई ए के बराबर यानी मोल अंश के बराबर है। यहाँ कह भी रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी ए का आंशिक दाब है जो पी ए प्रोपोर्शनल टू चाई ए और बी का आंशिक दाब पी बी प्रोपोर्शनल टू चाई बी। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ही आदर्श तथा अनादर्श विलयन की पहचान की जाती है। अब देखते हैं कि आदर्श विलयन एग्जैक्टली होता क्या है। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श विलयन होता है। बस यहाँ देखते हैं आदर्श विलयन बनने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसका अर्थ है कि विलयन के अवयवों विलेय और विलायक को मिश्रित करने पर ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी कि अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उससे ना ही ऊर्जा रिलीज होती है और ना ही वो ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है। तथा विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। दो द्रव ए और बी को मिलाकर बनाए गए द्रव विलयन के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। डेल्टा एच मिश्रण डज नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पी ए बराबर होता है पी नॉट ए चाहिए तथा पी बी होता है पी नॉट बी चाहिए। वास्तव में कोई भी पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं है, परंतु अधिक तनुता पर लगभग सभी विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित विलयन लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में कोई भी विलयन आदर्श विलयन पूर्णता नहीं है। ठीक है, जैसे बात करें इसके एग्जांपल की तो दिया गया है यन हेक्सेन और यन हेप्टेन का विलयन। अगर यन हेक्सेन और यन हेप्टेन का विलयन को देखें तो ये आदर्श विलयन है। बेंजीन तथा टालुइन का विलयन आदर्श विलयन है। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और एथिल आयोडाइड C2H5I का विलयन एक आदर्श विलयन है। बात करें चौथे की तो दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 का विलयन एक आदर्श विलयन का उदाहरण है।
देखिए उदाहरण याद करना क्यों जरूरी है? उदाहरण इसलिए याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आदर्श विलयन के उदाहरण बताइए, तो आपको कम से कम 6 एग्जाम्पल तो याद करने ही करने हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, होम एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आदर्श विलयन के उदाहरण लिखिए 2 नंबर का। जैसे बात करें तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl तथा ब्रोमोबेंजीन C6H5Br का विलयन एक आदर्श विलयन है। बात करते हैं इसके लक्षण की, तो आदर्श विलयन के लक्षण या गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आदर्श विलयन के निम्नलिखित गुण या लक्षण होने चाहिए। पहला क्या है? वो राउल्ट के नियम का पालन करें। आदर्श विलयन जो वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करे, यानी पी ए बराबर पी नॉट एच आई ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पी बी बराबर पी नॉट बी चाई बी, विलयन का कुल वाष्प दाब पी दोनों द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, अर्थात पी बराबर पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। ये हमारा एक प्रॉपर्टीज हो गया। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आदर्श विलयन के प्रॉपर्टीज बताइए। देखते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टीज की, तो दिया गया है विलयन के अवयवों ए तथा बी को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आदर्श विलयन होता है उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। बात करें इसके तीसरे लक्षण की, तो दिया गया है विलयन के दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर हम कोई भी विलेय और विलायक को मिला के विलयन बनाते हैं तो उसका जो विलेय का द्रव्यमान है और जो विलेय का द्रव्यमान है और जो विलायक का द्रव्यमान है आपस में अगर जोड़े तो विलयन के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। यही इसके कहने का तात्पर्य है, यानी कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात करें इसके चौथे प्रॉपर्टी की, तो दिया गया है दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। बात करें इसके पांचवें प्रॉपर्टीज को, तो दिया गया है विलयन में ए बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और ए के बीच अंतरा आणविक बल तथा बी और बी के बीच अंतरा आणविक बल के मध्य आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अनादर्श विलयन की, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर तथा सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने पर ऊष्मा एवं आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात अनादर्श विलयनों के लिए पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए व पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी चाई बी। ये राउल्ट का नियम होता है, यहाँ इक्वल टू होता है, इसमें डज नॉट इक्वल टू, यानी कि राउल्ट का नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन 4 स्टेटों में सिलेबस एक ही होता है, इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम ध्यान लगा के पढ़िए। अपनी नोट्स को बनाइए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। नोट्स बनाते जाइए और क्लास में ही उसको रिवाइज कीजिए बार बार। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आती तो बार बार देख के समझ लीजिए, और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कमेंट करके जरूर पूछें। बात करें इसके उदाहरण की, तो बेंजीन तथा एसीटोन का विलयन क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल का विलयन अनादर्श विलयन है। क्लोरोफार्म तथा ईथर का विलयन अनादर्श विलयन है। देखिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ी पढ़ी लग रही होंगी क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं, वही इनका डेप्थ में पढ़ना है। आइए इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए इधर भी एग्जांपल दिया गया है, एनिलीन तथा एसीटोन का विलयन, ये भी अनादर्श विलयन है। एथेनॉल तथा जल का विलयन, ये भी अनादर्श विलयन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफार्म का विलयन, ये भी अनादर्श विलयन है। और अधिकांश वास्तविक विलयन अनादर्श विलयन होते हैं। ये आदर्श व्यवहार से पर्याप्त विचलन प्रदर्शित करते हैं। प्रायः विचलन 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं। ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, वो क्या होता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यदि दो ऐसे द्रव ए व बी को मिलाकर विलयन बनाया जाता है जिसके अंतरा आणविक आकर्षण बल बी का मान ए और ए तथा बी और बी के आकर्षण बल से कम होता है, यानी कि जिसके अंतरा आणविक आकर्षण बल ए और बी के बीच जो भी आकर्षण बल लग रहा है वो समान पदार्थ के, यानी कि ए और ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा बी और बी के बीच आकर्षण बल जो लग रहा है उससे कम होना चाहिए, अर्थात ए और बी आकर्षण बल की अपेक्षा वाष्पदाब में अपेक्षा प्रबल होता है। ऐसा होने से दोनों अवयवों ए तथा बी के अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे विलयन के वाष्पदाब में वृद्धि तथा ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात पी ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट एच आई ए व पी बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी चाई बी। और यहाँ डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये आयतन परिवर्तन है और ये एंथैल्पी परिवर्तन है। डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0। इसके उदाहरण की बात करें तो दिया गया है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण उसका वाष्पीकरण बहुत कम होता है, जिससे उसका वाष्प दाब भी कम होता है। परंतु जब एथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिला दिया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन के अणु एथेनॉल अणुओं के बीच में जाते हैं तो अंतरा आणविक बल कम हो जाता है, जिससे देखिए ये एथेनॉल हो गया और ये जल हो गया, ठीक है। ये जल का ये हाइड्रोजन बंध है और ये एथेनॉल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जल में हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में।
इसमें आपको ग्राफ भी दिखाया गया है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का। देखिए एथेनॉल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है और विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि तथा ऊर्जा का अवशोषण तथा आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। अतः एथेनॉल व साइक्लोहेक्सेन का विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन को इसमें दिखाया गया है। अब देखिए ये आदर्श विलयन होता है, ठीक है, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये जो प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर से जाएगा तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अन्य विलयनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। बेंजीन तथा एसीटोन का विलयन जो होगा ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एसीटोन तथा एथेनॉल का विलयन ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एसीटोन CH3CO CH3 तथा कार्बन सल्फाइड CH2 का विलयन ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड व टॉलुइन का विलयन ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एसीटोन तथा ईथर का विलयन, एथेनॉल तथा जल का विलयन ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, तो दिया गया है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है। ऐसे विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन के लिए पी ए जो होता है वो लेस दैन होता है पी नॉट एच आई ए, और पी बी जो होता है वो लेस दैन होता है पी नॉट बी चाई बी, और यहाँ डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू निगेटिव होता है। और ये आयतन परिवर्तन हो गया, और ये एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है ये भी निगेटिव में होता है। दो द्रव अवयव ए व बी का वह विलयन जिसके अंतरा आणविक आकर्षण बल ए और बी का मान ए व बी के बीच आकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है तो विलयन का वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो दिया गया है क्लोरोफार्म तथा एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफार्म का अणु एसीटोन अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। दिया गया है क्लोरोफार्म तथा एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है? क्लोरोफार्म का अणु एसीटोन अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये क्लोरोफार्म हो गया, ठीक है, ये एसीटोन हो गया, ये क्लोरोफार्म हो गया। अब इसके बीच कौन सा बंध बन जाता है? हाइड्रोजन बंध। इसलिए ये कैसा विचलन प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एसीटोन तथा क्लोरोफार्म के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण प्रत्येक अवयव के अणु का वाष्पीकरण कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है तथा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अन्य विलयनों के उदाहरण हैं। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। इसमें देखिए ये जो लाइन है ये नीचे से गई है, ठीक है, अगर यहाँ भी खींचेंगे तो ये यहाँ से जाएगी, और ये इस वाले का सी से डी को मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए क्लोरोफार्म तथा एसीटोन का मिश्रण किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, व्याख्या कीजिए। जब व्याख्या करने के लिए आएगा तो आपको इन्हीं चीज़ों को लिखना है, और ऐसे सूत्र बना के ये हाइड्रोजन बंध अगर आप दर्शा देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। यही सबसे सही पैटर्न है लिखने का। बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो दिया गया है क्लोरोफार्म तथा बेंजीन का विलयन। क्लोरोफार्म तथा बेंजीन का विलयन ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगर गाढ़ी लाइन यहाँ से जा रही है ये तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एनिलीन तथा एसीटोन का विलयन ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल का विलयन ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। बात करते हैं जल तथा नाइट्रिक अम्ल का विलयन ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब देख लेते हैं इसका अंतर क्या होता है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर को लिखिए, इसके 4 नंबर देता है। देखिए आदर्श विलयन है आइडियल सोल्यूशन तथा अनादर्श विलयन है नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपको अपने कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाना है। आदर्श विलयन क्या होता है? यह सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन कहलाता है पी इज इक्वल टू पी नॉट एच आई ए व पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी चाई बी। अनादर्श विलयन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यह सभी ताप एवं सभी सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, यानी यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। बात करते हैं इसके मिश्रण में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और अनादर्श विलयन में मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है, यानी जब हम विलेय तथा विलायक को मिलाते हैं तो उसके मिश्रण में आयतन में परिवर्तन हो जाता है। डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। बात करते हैं इसके चौथे अंतर की, तो दिया गया है दो द्रव ए व बी से बने ऐसे विलयन में आकर्षण बल ए और बी का मान ए और बी से कम होता है, और अनादर्श विलयन में ऐसे विलयन में आकर्षण बल ए बी का मान ए व बी का आकर्षण बल का मान से अधिक होता है। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इन सबको आपको डेली रिवाइज करना है। आरसीसी कोचिंग सेंटर आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास प्रोवाइड कर रहा है। बस आपको क्या करना है, अपनी नोट्स बनानी है, पढ़ाई करनी है, और कहीं भी घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ सबसे वेरीफाइड कंटेंट दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, टेंशन मत लीजिए। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकें।
देखिए अभी हमने पढ़ा धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन। अब उसमें जल्दी से अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर होता क्या है। विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्पदाब से अधिक होता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए चाहिए व पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी चाहिए। ऋणात्मक विचलन क्या होता है? विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्पदाब से कम होता है, यानी जो पी ए है वो लेस देन होगा पी नॉट ए चाहिए व पी बी इज लेस देन पी नॉट बी चाहिए। बात करते हैं इसके दूसरे अंतर की, तो दिया गया है इसके बनने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव अवशोषण करेगा, यानी जब ये वाला बनेगा तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। और इसमें ऋणात्मक विचलन जो प्रदर्शित करेगा उसमें ऊर्जा जो ऊष्मा बनेगी वो मुक्त होगी, यानी रिलीज करेगा, उत्सर्जन करेगा। इसमें डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू निगेटिव होता है, यानी उत्सर्जन करेगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे अंतर की, तो तीसरा अंतर दिया गया है विलयन का आयतन अवयवों के कुल आयतन से अधिक होता है, क्योंकि क्योंकि अंतरा आणविक बल कम हो जाता है, यानी डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये धनात्मक होगा। और विलयन का आयतन अवयवों के कुल आयतन से कम होता है, क्योंकि अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है, अर्थात कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू निगेटिव, ऋणात्मक होगा। बात करते हैं इसके चौथे अंतर की, तो दिया गया है ये निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं, जैसे CH3CO CH3 प्लस CH2 का विलयन, ये कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। और ये जो होगा ये उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं, जैसे Cl3 प्लस CH3CO CH3 का विलयन, ये कैसा होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, बार बार पूछ रहा है कि धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर प्रदर्शित कीजिए। अगर आप यहाँ 4 चीज़ों को लिखते हैं, 4 पॉइंट बना के लिखते हैं, भले छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं लेकिन आपको नंबर पूरे दिए जाते हैं। बात करते हैं स्थिर क्वाथी तथा स्थिर क्वाथी विलयन या स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक विलायकों का मिश्रण जिनका निश्चित संगठन, कंपोजिशन और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है। 2 या 2 से अधिक विलायकों का वह मिश्रण 2 या 2 से अधिक विलायकों का वह मिश्रण जिसका निश्चित संगठन, कंपोजिशन और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एवं जिनके अवयव या घटकों का प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विलयन बन रहा है उसको अगर हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण या विचलन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो उदाहरण दिया गया है 95.6% एथिल एल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है, जो 78.13 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, तो दिया गया है 68% नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा 32% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी विलयन का उदाहरण है, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है। सबसे सरल चीज़ें हैं, अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जहाँ भी कर लिया था, अब हम बात करते हैं विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली, विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों, मोल, अणु, आयन, मोल अंश की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यह गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। देखिए क्या बताया जा रहा है कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों, मोल, अणु, आयन, मोल अंश की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यह गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित होता है। पहला क्या है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। और क्वथनांक में उन्नयन, यह भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सभी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। अब बात करते हैं इन सभी के डिटेल में कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। अब देखिए, पहली हेडिंग दिया गया है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? किसी विलयन में अवनमन यानी घटना, किसी विलयन में अवनमन P नॉट A माइनस PS और विलायक का वाष्पदाब P नॉट A के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र बनता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P नॉट A माइनस PS अपान P नॉट A। P नॉट A माइनस PS क्या है? किसी विलयन में अवनमन है, और ये P नॉट A है, ये विलायक का वाष्पदाब है, अर्थात कि किसी विलयन में अवनमन P नॉट A माइनस PS और विलायक का वाष्पदाब P नॉट A के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी कि ये जो अवनमन है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी चाई बी के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की हमने एक नॉर्मल डिफिनीशन पढ़ी है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। लेकिन अब हम
क्लास 12th में आ चुके हैं। अब हमें क्लास 12th के हिसाब से डिफिनीशन को भी बदलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसकी न्यू डिफिनीशन। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 एटीएम 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 एटीएम 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जितने भी सब्जेक्ट हैं। आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, चाहे जिस बोर्ड के हों जिसमें यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आपको फुली गाइड करूँगा, आपको रिवीजन कब करना है, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, उन सभी बातों के लिए आपकी तरफ से एक प्यारा सा सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं यहाँ आपको गर्मी की छुट्टियों में एकदम बढ़िया से आपकी तैयारी उस लेवल की नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाऊँगा, ताकि जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा गर्मी के बाद, आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब बात करते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट की। देखिए नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट है इसका, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373.15 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक यानी कि अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाए तो जो जल है वो वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, एक एटीएम में 1.01 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 760 mmHg। ठीक है, mmHg, इसे लिख सकते हैं 760 टॉर के बराबर। जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जल के लिए केवी का मान यानी क्वथनांक का मान, जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये इस वैल्यू को आप जरूर से जरूर याद कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो इस वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। देखिए हमारी दूसरी हेडिंग दी गई है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। जब इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, आइए इसको फिर से बताते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, अगर हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो अधिक होगा जब इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ, यानी कि जब अगर हम जो शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील, जो वाष्पशील ना हो, वैद्युत अनअपघट्य हो, उस विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब बनता है, जो विलयन का वाष्प दाब है वो घट जाता है। ठीक है, लेकिन जो क्वथनांक है, क्वथनांक यानी कि जितने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो रहा है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा होकर कुछ वैल्यू आगे खिसक जाएगी। अतः अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अब इसका फार्मूला देखते हैं और एक ग्राफ देखते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1। T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक, और T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक। सबसे मोस्ट फार्मूला है, इसे आप जरूर रटिए। अब देखिए इसका ग्राफ क्या है। इसका ग्राफ है विलायक यहाँ है और ये विलयन है। ठीक है, एक एटीएम पर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और इसके बीच जो डिफरेंस है उसे डेल्टा बी कहते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन हुआ है। ये T1 है, T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक है, और ये T2 क्या है? ये विलयन का क्वथनांक। अब बात करते हैं, प्रयोगों से पता चला कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कि जो डेल्टा टीवी है प्रोपोर्शनल टू यम डैश यानी मोलल है। डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू यम डैश मोलल, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू यम डैश। अब हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे केवी, इसमें केवी लिया गया है, केवी इंटू यम डैश। अब यहाँ से हो जाएगा फार्मूला, यम डैश क्या है? ये है हमारा मोललता। ठीक है, यम डैश जो है ये हमारा मोललता है। तो हमारा मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है W इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू W इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिए। ये सबसे मोस्ट फार्मूला है, इससे आपके 2 से 4 नंबर पक्के होने हैं बोर्ड एग्जाम में और आपके होम एग्जाम में भी। जहाँ केवी एक स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये जो केवी आया है कांस्टेंट, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, केवी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केवी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? अब देखिए केवी, ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये क्या होता है? आइए इस पर एक डिटेल में चर्चा करते हैं।
देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी क्या होता है। आपको फार्मूला पता है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यदि कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम हो तथा विलेय के मोलों की संख्या n बराबर डब्ल्यू बाई यम 1 हो तो डेल्टा डेल्टा टीवी जो होगा वो केवी के बराबर होगा। इसकी डिफिनेशन क्या बनती है, अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर केवी हो जाता है। अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे ही केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसमें हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिमांक को समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। हिमांक की डिफिनीशन आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है हिमांक कहलाता है। ये तो हो गई क्लास 6, 7, 8 वाली बात। अब बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में कौन सी डिफिनीशन है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था का वाष्प दाब का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273.15 केल्विन होता है। जल के लिए केएफ यानी मोलर अवनमन स्थिरांक का मान जो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में इसका मान पूछ सकता है और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इसकी वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जो मात्रक है ये आपके बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। खासतौर से बिहार बोर्ड में तो बहुविकल्पी ज़्यादा आता है, उसमें मात्रक पूछ लिया जाता है। और यूपी बोर्ड में जो बहुविकल्पी आते हैं उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है कि मोलर अवनमन स्थिरांक का मात्रक क्या है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन, जो कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और हिमांक भी घट जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जब किसी द्रव विलायक में, हमारा जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है, उसमें अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ मिलाते हैं। विलायक में विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो घट जाता है और जो उसका हिमांक है, ठीक है, और जो उसका हिमांक है वो भी घट जाता है। अतः अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने के कारण विलयन के हिमांक में हुई कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका फार्मूला दिया गया है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ माइनस टी डैश एफ। अब देखिए टी एफ और टी डैश एफ क्या है। जो टी एफ है वो हमारा विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो टी डैश एफ है वो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना है, यहाँ एटीएम यानी वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, इधर टेम्परेचर और इधर वाष्प दाब। पहला है ठोस विलायक, ठीक है, ये ठोस विलायक का ग्राफ है और ये द्रव विलायक का ग्राफ है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसे ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, डेल्टा टी एफ, ये टी डैश एफ है। टी डैश एफ जो है ये विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो टी एफ है ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। देखिए जब प्रयोग किया गया तो क्या पता चला, प्रयोगों से किसी विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी जो डेल्टा टी एफ है ये प्रोपोर्शनल टू होगा यम डैश यानी मोललता के। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू यम डैश। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो ये जो यहाँ के एफ आया है, के एफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है। और जल के लिए जो आपको बताया गया था के एफ का मान वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसका आपको बताया गया, इसका मात्रक भी पूछ लेता है कि ये जो कांस्टेंट है मोलर अवनमन स्थिरांक, इसका मात्रक क्या होता है। तो आपको मात्रक भी याद करना है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू जो कि मोललता का फार्मूला है उसमें इसका गुणा कर दिया जाता है, जहाँ के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है। अब बात करते हैं कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। अभी हमने बात किया था जो
अभी हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात किया गया था। अब हम मोलल अवनमन स्थिरांक की बात करते हैं, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये तो हो गया फार्मूला हिमांक में अवनमन का। यदि विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम तथा विलेय के मोल डब्ल्यू बाई एम, मोल बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम, एक दिया गया हो तो डेल्टा टी एफ जो है ये के एफ के बराबर हो जाता है, ठीक है। अतः 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उससे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उससे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो, अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के लास्ट टॉपिक, जो कि दिया गया है परासरण दाब। परासरण दाब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाइवा में भी आपके पूछ लिया जाता है कि परासरण दाब क्या है। इस पर आप चार्ट बनाते हैं, आपको इसके भर भर के नंबर मिलते हैं। देखिए परासरण दाब क्या होता है, पहले तो हम परासरण समझेंगे कि परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु विलयन से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब बात करते हैं इसके चित्र की। तो ये देखिए उच्च सांद्रता सांद्र विलयन दिया गया है, ये विलेय है और ये विलायक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये क्या करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। ये विलायक के अणु को ही जाने देगी जो, और विलेय के अणु को इधर नहीं जाने देगी। परासरण की क्रिया हो रही है यहाँ पे। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि परासरण की क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग क्या होता है, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को इधर जाने देती है जबकि विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती, ठीक है। परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु तनु सांद्रता से उच्च सांद्रता तनु सांद्र विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का उपयोग किया गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सेलोफेन, चमड़ा, कापर, फेरोसाइनाइड, CO2 FeCN का होल 5। यदि अर्धपारगम झिल्ली का कार्य आदि अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, ये सभी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। अगर यहाँ हम चमड़ा भी लगा दें तो ये अर्धपारगम झिल्ली का काम करेगा। अब देखते हैं इसका परासरण दाब। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं, उसके बाद चित्र दिखाते हैं। देखिए परासरण दाब क्या होता है, विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होने वाले प्रवाह को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। अब इसको हम चित्र से समझते हैं कि चित्र में कैसे होता है। देखिए ये परासरण दाब का चित्र दिया गया है, ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। इधर से विलायक के अणु, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है इधर, और इधर एक पिस्टन लगाया गया है। पिस्टन किस लिए लगाया गया है, इधर से जो दाब लगाया जाता है, इस पर अगर हम दाब लगाते हैं तो हमारी जो परासरण की क्रिया हो रही थी अभी तक, अगर हम इस पे दाब लगाते हैं वह न्यूनतम दाब, यानी कि अगर हम इस पे कम से कम दाब लगाएं जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात जो विलायक के अणु अभी तक जा रहे थे वो जाना बंद हो जाए, यही क्रिया ही हमारी परासरण दाब कहलाती है, ठीक है। अब परासरण के लिए परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पाई प्रोपोर्शनल टू होता है कैपिटल एम, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू टी केल्विन में, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं तो पाई प्रोपोर्शनल टू एम इंटू टी, पाई बराबर एम आर टी। आर जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। आर जो है, और इसे ये भी लिख सकते हैं पाई बराबर एम एस टी, पाई बराबर सी आर टी। यहाँ जो सी है ये हमारा कांस्टेंट है और ये जो यस है ये भी हमारा कांस्टेंट है। आर यस नियतांक, आर बराबर यस बराबर नियतांक, विलयन नियतांक है, इसका मान क्या होता है 0.0821 लीटर वायु केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है परासरण दाब का, पाई बराबर CRT, पाई बराबर MRT और पाई बराबर MST। इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले हम परासरण को समझते हैं कि परासरण क्या होता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस,
अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है, SPM, जिसे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, और इधर निम्न सांद्रता तनु विलयन रखा गया है और इधर उच्च सांद्रता सांद्र विलयन रखा गया है। अब ये जो पन्नी लगाई गई है, ये जो झिल्ली लगाई गई है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि तनु विलयन का जो कण है इसे अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य होता है, ये केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। ठीक है, और ये विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती, इसलिए इधर तीर लगाया गया है। ये विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने देती है, लेकिन ये जो विलेय के कण है इसको नहीं जाने देती। यही अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्थात निम्न सांद्रता से, ये जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं, यानी कि अपने आप गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का डिफिनीशन दिया गया है। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है सेलोफेन, चमड़ा, कापर, फेरोसाइनाइड, CO2 FeCN5 आदि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परासरण दाब, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब देखिए, यहाँ परासरण दाब की डिफिनीशन दी गई है। विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्यदाब, विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्यदाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होने वाले प्रवाह को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। इसके कहने का मतलब है, देखिए इधर विलायक के अणु इसमें हैं, भरे हुए हैं। ये तनु सांद्रता का तनु विलयन है, निम्न सांद्रता का तनु विलयन है, और ये उच्च सांद्रता का सांद्र विलयन है। इधर विलायक के अणु भरे गए हैं और इधर विलेय के। अभी परासरण की क्रिया में क्या हो रहा था कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी वो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने देती थी, लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती थी। अब हमने क्या किया कि इधर एक पिस्टन लगा दिया गया, इसमें एक पिस्टन लगाया। अब इस पिस्टन से कुछ दबाव डाला, यानी कि इस पर मैंने प्रेशर डाला। जब ये बाह्य दाब है, ठीक है, ये बाह्य दाब है, हमें सिर्फ उतना ही प्रेशर डालना है जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में समझाया हूँ। परासरण दाब क्या होता है कि विलयन की तरफ लगने वाला वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। आइए इसका समीकरण देखते हैं। देखिए, प्रयोगों से क्या पता चला कि ये जो परासरण दाब है, परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जो होता है प्रोपोर्शनल टू यम, यम मतलब कि आप मोलरता लिख सकते हैं क्योंकि ये सांद्रता है यम। ठीक है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी, या टी यानी कि ये टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 तथा 2 से पाई प्रोपोर्शनल टू यम इंटू टी। अब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई बराबर यम आर टी। ये जो आर हमारा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बराबर यम एस टी, पाई बराबर सी आर टी। आपको इन तीनों में से एक चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है। अगर कोई भी चीज़ मिल जाए तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है आर बराबर यस, ये आर जो है यस है, ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये विलियन नियतांक है। इसका वैल्यू जो होता है 0.0821 लीटर वायु केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और ये जो यम है, ये जो सांद्रता है, सांद्रता का सूत्र होता है W/m इंटू वी। ये जो v है आयतन है, ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से परासरण दाब का सूत्र क्या निकलता है? परासरण दाब बराबर हो जाता है पाई बराबर WRT/m इंटू वी किस में, लीटर में। देखिए घनत्व क्या होता, घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W/आयतन V। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई बराबर DRT/m। ठीक है, पाई बराबर DRT/m। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। आपको परासरण दाब के इसको याद कर लेना है
और ये जो 3 फार्मूला दिया गया है इसको याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर पक्के परासरण दाब हर बार पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम परासरण की बात कर ही रहे हैं तो हम प्रतिलोम परासरण की बात कर लेते हैं कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये विलायक के कणु है और ये विलयन के अणु है, और इधर एक पिस्टन लगाया गया है, इधर से क्या दाब डाला जाता है, ठीक है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है जो कि विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलय के अणुओं को जाने नहीं देती। इसकी खासियत आपको जरूर से जरूर याद करनी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को शॉर्टकट में SPM लिखा जाता है। इसका हिंदी का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब देखिए विलयन की तरफ परासरण दाब के अलावा, यानी कि विलयन की तरफ परासरण दाब का कार्य क्या होता था, ये परासरण की क्रिया को ही रोक देता था। अब इसके भी अतिरिक्त अगर हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा, वो बताया जा रहा है कि विलयन की तरफ लगने वाला परासरण दाब के अलावा अतिरिक्त दाब जो विलायक के अणु, ठीक है, ये जो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन से सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। गति करने लगते हैं, इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी कि जो विलयन के कण हैं ये सांद्र विलयन से होकर तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। क्या बताया जा रहा है, विलयन की तरफ लगने वाला वह अतिरिक्त बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे और विलयन के अणु को सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या बताई जा रही है, विलयन की तरफ परासरण दाब के अलावा अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो विलयन के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रतिलोम परासरण द्वारा ही नदी और समुद्र के जल में से अशुद्धियों को दूर करके पीने योग्य बनाया जाता है। ये जो एंटी ऑस्मोसिस होता है, आप रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आप RO का पानी पीते हैं उस वही प्रक्रिया इसमें होती है, ठीक है। RO का पानी पीते हैं, RO का फुल फॉर्म ही रिवर्स ऑस्मोसिस है। जो आप RO का पानी पीते हैं वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रतिलोम परासरण द्वारा ही नदी और समुद्र के जल से अशुद्धियों को दूर करके पीने योग्य बनाया जाता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे प्रतिलोम परासरण की डिफिनीशन, उसकी कार्यविधि को पूछ लिया जाएगा तो आप बताइएगा, विलयन की तरफ परासरण दाब के अलावा अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक है। देखिए हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ दिया क्या गया है, शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए। अगर आपने चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके एकदम सरल होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस उन्हें बार बार रिपीट करके देखना है कि आखिर में पूछा क्या है, ठीक है। तो शक्कर का जो अणुभार होता है इसे हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। शक्कर का अणुभार होता है 342। कैसे, आइए आपको अणुभार निकालना बताते हैं कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। देखिए हमें शक्कर का अणुभार निकालना है तो ये जो कार्बन है, कार्बन का अणुभार कितना होता है, कार्बन का अणुभार होता है 12। अब यहाँ 12 नीचे भी दिया गया है तो 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, 1 का गुणा कर देंगे, 22 दिया गया है तो 22 से फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 × 11। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 का 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस 22 प्लस 16 का 11 में करेंगे तो 16 का 11 में करेंगे तो 176 आ जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 6 4 10 2, 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 342 हमारा अणुभार आ चुका है। ऐसे ही आपको अणुभार निकालना है जो कि आपको क्लास 11th में बताया ही गया होगा। अब देखिए ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। आपको कुछ अणुभार रट लेने हैं क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको अणुभार को याद कर लेना है, ठीक है, जो आपको IIT नीट JEE में भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे। डेल्टा टी एफ निकालना है, ठीक है। तो ये हमें एक
हिमांक दिया गया है 273.15 केल्विन और यहाँ 271 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम 273 माइनस 271 कर लेंगे तो 2.15 आ जाएगा, 2.15 केल्विन। अब इसका सूत्र लगाते हैं। तो हमें इस सूत्र को याद करना है, डेल्टा टी एफ बटे डेल्टा टी एफ डैश बराबर यम2 अपान यम1, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी 2.15 अपान डेल्टा टी डैश एफ हमें निकालना है। तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर यम2 का मान आया था हमारा, जो ग्लूकोज का अणुभार है वो 180 था और शक्कर का अणुभार जो है वो 342। तो हमें इसे 180 बटे 342 लिख देंगे। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 342 इंटू 2.15 अपान, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 180। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4.085 केल्विन आएगा, ठीक है। अब हमें हिमांक निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा 273.15 माइनस 4.085, हम इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 269.065 केल्विन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम पराशरण दाब पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम पर सांद्रता 36 ग्राम पर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का पराशरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का पराशरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। हमें जो टेम्परेचर दिया गया है T बराबर 300 केल्विन और पराशरण दाब दिया गया है पाई1 बराबर 4.98 बार, ठीक है। पाई2 बराबर दिया गया है 1.52 बार। जो भी चीज़ें जिसकी भी वैल्यू दी गई है उसे आप मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। जब हमारे पास चीज़ें दी रहेंगी तो हमें एग्जैक्टली ये पता लग पाएगा कि हमें निकालना क्या है। तो हम यहाँ से ग्लूकोज के विलयन का पराशरण दाब दिया है, इसलिए हम ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेंगे। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। अब यहाँ से यम1, ये जो यम है सांद्रता, इसका सूत्र लगाएंगे, W अपान यम इंटू वी होता है, वी लीटर में होता है तो हमें लीटर में ही निकालना है। तो W का मान दिया गया है 36 ग्राम, यहाँ 36 लिख देंगे बटे 180 क्या है, इसका अणुभार है तो 180 इंटू 1 लीटर पर सांद्रता दिया गया है, यानी कि 1 लीटर में बात कर रहा है, पर लीटर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम इसे काट लेंगे तो 1/5 बराबर 0.2 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है पाई1 अपान पाई2 इज इक्वल टू यम1 अपान यम2, ठीक है। ये पराशरण दाब का अनुपात है, इसे आप जरूर से जरूर याद कीजिए। अब देखिए, यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यम2 बराबर आ जाएगा यम1 इंटू पाई2 अपान पाई1। अब हम यहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू को रख देंगे। यम1 का मान आया था हमारा 0.2 इंटू पाई2 की वैल्यू दी गई थी 1.52 और पाई1 की वैल्यू दी गई थी 4.98। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.061 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये यम है, यानी कि मोलरता की बात कर रहा है, इसलिए मोलरता का मात्रक भी आपको साथ में लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आप अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। यहाँ से मोलरता बराबर होता है, सूत्र लिख लीजिए, मोलरता बराबर W अपान यम इंटू वी, और मोलरता इंटू यम बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा W अपान वी। यहाँ हमारा मोलरता आया है 0.061 और जो हमारा अणुभार है वो है 180। तो इसका हम सांद्रता निकाल लेंगे तो सांद्रता बराबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू को रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर सांद्रता। सांद्रता किस में होगी, ग्राम पर लीटर में होगी। अब देखिए वान हाफ गुणांक क्या होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वान हाफ गुणांक क्या होता है, देखिए इसकी उत्पत्ति कैसी की गई है। सन 1880 ईस्वी में वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने वियोजन और संगुणन की सीमा को निर्धारण करने के लिए एक गुणांक दिया था, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अगर डिफिनीशन में आती है तो आपको यही लिखना है कि सन 1880 ईस्वी में वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने वियोजन और संगुणन की सीमा का निर्धारण करने के लिए, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, वियोजन और संगुणन की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक गुणांक दिया था जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल आई बराबर हो जाएगा वियोजन या संगुणन के बाद कुल मोलों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पहले कुल मोलों की संख्या। अब देखिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे पदार्थ लें जिसको विलयन में
डालें तो वो प्लस माइनस में टूट जाएं, यानी कि वो धनायन और ऋणायनों में टूट जाएं, वो हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं तथा जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भाई जब आयनों में टूट जाएंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। देखिए वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वे पदार्थ जो आयनों में नहीं टूटते, यानी कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में या फिर पानी में डालते हैं तो ये आयनों में नहीं टूटते, यानी कि ये प्लस माइनस में वियोजित नहीं होते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर वो आयनों में टूटेंगे ही नहीं तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी? ठीक है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। देखिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, इनका वियोजन और संगुणन होता है। ठीक है, ये टूटते हैं इसलिए इनका वियोजन और संगुणन होता है, जिससे इसका आई का मान कुछ होता है, यानी कि वान हाफ गुणांक की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और जो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनका ना तो वियोजन होता है और ना ही इनका संगुणन होता है, इसलिए इनका आई की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जब ये टूटेंगे ही नहीं, ना ही ये जुड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 1 हो जाएगी। ये आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के एग्जाम्पल क्या होते हैं। NaCl, अगर हम NaCl को तोड़ते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, इसलिए क्या हो जाता है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। KNO3, Na2SO4, Na2SO4 को तोड़ते हैं तो Na2 प्लस और प्लस SO4 माइनस में टूटता है। K2 प्लस प्लस SO4 माइनस में टूटता है, इसलिए ये क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ के उदाहरण हैं। यही बात करते हैं H2SO4 भी अगर किसी विलयन में डालते हैं तो ये टूटता है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे पदार्थ जो आयनों में नहीं टूटते। इसका एग्जाम्पल दिया गया है यूरिया, NH2CO NH2, NH2CO NH2, जो ये जो यूरिया होती है ये टूटती ही नहीं है, इसलिए इसकी आई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। C6H12O6, C12H22O11 या फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज, ये भी नहीं टूटते हैं, इसलिए इनकी आई की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इस वैल्यू को आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, और इन पदार्थों को पहचानने के लिए आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं, आप समझ जाइए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब आपको न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे कि इनके आई की वैल्यू निकालिए, अगर वो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ हैं तो उनके आई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उनके आई की वैल्यू सीधे के सीधे 1 हो जाएगी। अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं तो उनके वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका ये सेशन डे 4 था, ये आज समाप्त।